वेलकम एवरीवन। और आज की हमारी मूवी है शैटर्ड। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है और इस मूवी को साल 1991 में रिलीज़ किया गया था। सो चलिए अब जानते हैं इस मूवी की कहानी क्या है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसे दो कपल्स चला रहे होते हैं, पर तभी उनकी गाड़ी का एक काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से वो दोनों कपल्स काफ़ी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। आगे एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर उस एक्सीडेंट से घायल होने के बाद जूडी को होश आता है और होश में आते ही जूडी का डॉक्टर जूडी को बताता है कि आप बहुत लकी हैं जो उस एक्सीडेंट में बच गईं, पर काश मैं ये बात आपके हस्बैंड के लिए भी कह पाता। तो जूडी घबराते हुए कहती है उन्हें क्या हुआ। आगे दिखाया जाता है कि उस एक्सीडेंट के बाद से जूडी के पति डैन का चेहरा बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया था और साथ ही साथ एक्सीडेंट से डैन की सारी पुरानी मेमोरीज यानी जो भी कुछ उसके साथ अभी तक हुआ था वो सब कुछ वो भूल गया था। आगे डॉक्टर जूडी को बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड का चेहरा हम किसी तरह ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनकी मेमोरीज का हम कुछ नहीं कर सकते, शायद उनकी मेमोरीज अब कभी वापस ना आए। तो ये सुनकर जूडी थोड़ा परेशान हो जाती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जूडी डैन की मेमोरीज वापस लौटाने के लिए उसे फोटो दिखाकर याद दिलाती है कि वह दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इसी के साथ जूडी डैन को एक और फोटो दिखाती है जिसमें उनके नेबर्स की तस्वीर होती है। ये तस्वीर देखते ही डैन कहता है कि तुमने मुझे कल ही बताया था ये आदमी जैब है जो मेरा कलीग है और उसके साथ वाली लेडी उसकी वाइफ सैरा है। तो ये देखकर जूडी को यकीन हो जाता है कि डैन उसकी सारी बातें समझ रहा है। आगे सीन को फॉरवर्ड करके दिखाया जाता है कि डैन धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी के कुछ बेसिक्स जान लेता है और साथ ही साथ डॉक्टर्स भी डैन का चेहरा ठीक करने में कामयाब होते हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद डैन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आगे जूडी डैन को अपने साथ अपने घर लाती है, पर तभी जूडी को एक कॉल आता है। कॉल उठाते ही जूडी एक अननोन आदमी से कहती है कि मुझे कुछ दिनों तक ऐसे ही नाटक करना पड़ेगा, अब कुछ दिनों की बात है। तो इसके बाद हमें डैन को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर के कमरे में जाता है, लेकिन तभी सामने के आईने को देखते हुए डैन को उस एक्सीडेंट की हल्की सी झलक याद आती है और फिर डैन उस आईने को तोड़ने लगता है, पर तभी जूडी वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है। आगे डैन अपनी वाइफ के बारे में जानने के लिए उसकी कुछ पर्सनल चीजें चेक कर रहा होता है और तभी डैन के हाथ एक रील लगती है। जब डैन अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास से इसे जूम करके देखता है तो डैन को इसमें अपनी वाइफ के साथ एक दूसरे आदमी की इरोटिक पिक्चर्स दिखती हैं। इसी के साथ डैन को अपनी दो फ्लैशबैक मेमोरी याद आती है। पहले वाले में वो किसी पार्टी में होता है और दूसरे में वो किसी के साथ एक लाश ठिकाने लगा रहा होता है। तो इससे डैन समझ जाता है कि ज़रूर उसकी वाइफ उसके इस मेमोरी लॉस का फ़ायदा उठा रही है और उससे कुछ छिपा रही है। तो डैन के इतना सोचती ही उस कमरे में जूडी आती है और वो डैन से कहती है कि आज रात हमें हमारे नेबर्स के घर जाना है, तो इसलिए तैयार हो जाओ। आगे डैन और जूडी अपने नेबर्स जैब और जैब की वाइफ सैरा के घर जाती हैं। ये वही दोनों होते हैं जिनके बारे में जूडी ने डैन को हॉस्पिटल में बताया था। यहाँ डैन थोड़ा परेशान लग रहा होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो इस वक्त जिन लोगों से बात कर रहा है वो उन्हें मेमोरी लॉस के बाद बिल्कुल भी नहीं जानता। जैब डैन को बताता है कि मैं तुम्हारा कलीग हूँ और टेंशन मत लो, तुम चाहो तो कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। डैन कहता है हाँ। तो अब जैब डैन को एक ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है और फिर ये दोनों दूसरे कमरे में ड्रिंक पीने जाते हैं। यहाँ जैब डैन से सिर्फ उनकी कंपनी के काम के बारे में ही बात कर रहा होता है, लेकिन डैन इस सबसे हटते हुए जैब से कहता है कि मुझे तुमसे इस टॉपिक से हटकर कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे और मेरी वाइफ के बारे में कि हमारा रिलेशन कैसा था। तो जैब बताता है कि तुम दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक बार तो पार्टी के दिन तुमने अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने तक का फैसला कर लिया था क्योंकि तुम्हें ऐसा शक था कि तुम्हारी वाइफ का किसी मैक्सिकन वाले के साथ अफेयर है। अब जैब के इतना बताते ही सैरा वहाँ पर आ जाती है। असल में सैरा इनके बीच की बातें छिपकर सुन रही थी। अब सैरा डैन को अपने साथ बाहर बुलाती है। यहाँ सैरा डैन को बताती है कि उसने कई बार डैन की वाइफ को एक दूसरे आदमी के साथ देखा था। तो डैन पूछता है वो कौन था। सैरा बताती है कि उसका नाम स्टैंटन था और वो जूडी से हर बार हकाडी नाम के एक होटल में मिलता था।
डैन कहता है, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर था? तो सैरा कहती है, क्या तुम्हें आज भी लगता है कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था? तो ऐसा नहीं है, असल में उस गाड़ी का जानबूझकर तुम्हारी वाइफ ने एक्सीडेंट किया था ताकि तुम मर जाओ, लेकिन तुम जिंदा बच गए, पर तुम्हारी मेमोरीज हमेशा के लिए चली गई। तो ये सुनकर डैन को सैरा की बात पर यकीन होता है। अगले दिन डैन सैरा के बताए गए उस होटल में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ का सीक्रेट लवर स्टैंटन उससे मिलने आया करता था। यहाँ डैन को होटल का मैनेजर मिलता है। असल में होटल का मैनेजर डैन को जानता था, लेकिन डैन उसे नहीं पहचानता। डैन अपनी वाइफ की फोटो निकालते हुए कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? तो होटल का मैनेजर कहता है, हाँ, ये लेडी अक्सर हमारे होटल में आया करती थी। दरअसल होटल का मैनेजर ये नहीं जानता था कि ये डैन की ही वाइफ है। आगे डैन होटल के मैनेजर से अपनी वाइफ के बारे में बताने को कहता है कि वो यहाँ आकर किससे मिलती थी। तो होटल का मालिक बताता है कि सॉरी, हम ऐसे ही किसी की प्राइवेसी डिटेल्स नहीं दे सकते। तो डैन उसे कुछ पैसे देता है और होटल का मालिक बताता है कि 2 महीने पहले ये लेडी हमारे यहाँ रोज किसी स्टैंटन नाम के आदमी से मिलने आया करती थी, लेकिन कुछ महीनों पहले से इस लेडी ने यहाँ आना बंद कर दिया। तो ये सुनकर डैन को सैरा की बात पर यकीन हो जाता है कि उसकी वाइफ सच में किसी के साथ अफेयर में है, और जब तक वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था तब तक उसकी वाइफ रोज यहाँ अपने सीक्रेट लवर से मिलने आया करती थी। आगे डैन अपना काम संभालने अपने ऑफिस जाता है। यहाँ जैब डैन को उसके ऑफिस की सारी बेसिक बातें बता देता है, मतलब वो बताता है कि डैन कैसे काम करता था और क्या काम करता था। यहाँ जैब डैन को उसकी पुरानी असिस्टेंट से भी मिलवाता है, लेकिन डैन को कुछ याद नहीं आता। आगे डैन अपने आप के बारे में जानने के लिए अपनी ऑफिस डायरी चेक करता है। डायरी में डैन को क्लाइन नाम के एक आदमी का नंबर मिलता है। जब डैन क्लाइन को कॉल करता है तो उसका कॉल एक लेडी उठाती है जो किसी क्लाइन एनिमल हाउस में काम करती थी। वो लेडी पूछती है कि आपको कौन सा एनिमल चाहिए सर? तो डैन कहता है रॉन्ग नंबर। आगे डैन अपनी असिस्टेंट नैन्सी से पूछता है कि क्या तुम किसी क्लाइन नाम के एक आदमी के बारे में जानती हो? तो असिस्टेंट बताती है, हाँ, क्लाइन हमेशा जनवरी के महीने में आपसे मिलने आया करता था सर। तो डैन कहता है, क्या हमारे पास इस मिस्टर क्लाइन की कोई फाइल है? तो असिस्टेंट काफी ढूंढने के बाद एक फाइल निकालती है। जब डैन इस फाइल को देखता है तो इसमें उसे दिखाई देता है कि उसने क्लाइन को किसी काम से $7,000 दिए थे। अब इतना बड़ा अमाउंट डैन किसी पेट को तो खरीदने के लिए नहीं देगा, इसलिए वो समझ जाता है कि जरूर इसमें कुछ काला है। तो इसके बाद डैन क्लाइन से मिलने जाता है। यहाँ क्लाइन एक एनिमल हाउस चलाता है। डैन क्लाइन को अपनी पूरी मेमोरी लॉस की हालत के बारे में बताता है और क्लाइन से पूछता है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ, मैंने तुम्हें $7,000 क्यों दिए थे? तो क्लाइन बताता है, असल में मैं एक सीक्रेट एजेंट था और तुमने मुझे अपनी वाइफ पर नजर रखने के लिए कहा था, क्योंकि तुम्हें अपनी वाइफ पर ऐसा शक था कि उसका किसी स्टैंटन नाम के एक आदमी के साथ अफेयर है, और इसलिए मैंने तुम्हारी वाइफ पर 1 महीने नजर रखा, लेकिन वो इस 1 महीने के दौरान किसी से नहीं मिली। ये बात तब की है जब तुम हॉस्पिटल में थे। आगे जब मैं तुमसे अपनी पेमेंट मांगने गया तो उस समय तक तुम कोमा में थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए तुम्हारी वाइफ ने मुझे तुम्हारी जगह $7,000 पे किए और उन्हीं पैसों से मैंने ये एनिमल हाउस खरीदा। आगे क्लाइंट डैन को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी वाइफ एक समय किसी स्टैंटन के साथ अफेयर में थी, पर वो 1 महीने से उससे नहीं मिली और अब वो तुम्हें पसंद करती है। ठीक इसी तरह हो सकता है कि तुम्हारा भी किसी के साथ अफेयर रहा हो, पर अब इन सभी बातों को भुलाकर तुम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। तो डैन को क्लाइंट की बात सही लगती है, लेकिन उसे शक होता है कि उसकी वाइफ ने जानबूझकर उसे एक्सीडेंट के थ्रू मारने की कोशिश की ताकि वो अपने सीक्रेट लवर स्टैंटन से मिल सके, और शायद स्टैंटन किसी बाहर देश गया होगा, इसलिए उसकी वाइफ जूडी उससे नहीं मिल पाई। ऐसा कहकर डैन क्लाइंट को दोबारा से हायर करता है स्टैंटन नाम के उस आदमी को ढूंढने के लिए, पर क्लाइंट ये कहकर मना कर देता है कि उसे अभी इतने पैसों की जरूरत नहीं है और अब वो अपने एनिमल हाउस से ही खुश है। अब कहानी शिफ्ट होती है रात के समय, जहाँ पर डैन सैरा से अपनी वाइफ के बारे में कुछ बातें पूछता है, लेकिन सैरा डैन को सेड्यूस करने लगती है, पर डैन उसे अपने से दूर करता है, जिसके बाद सैरा उसे बताती है कि हम दोनों रिलेशन में थे। तो डैन मना करते हुए कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं। ऐसा कहकर डैन वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, अभी तक डैन को अपनी जिंदगी के कई सारे पहलू नहीं पता थे, जैसे कि उसके दोस्त और दुश्मन कौन थे। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्लाइंट डैन के ऑफिस में आता है। यहाँ क्लाइंट को अर्जेंटली कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो डैन का ऑफर मान जाता है।
है। क्लाइन अपने साथ एक फैक्स मैसेज भी लाया होता है। इस मैसेज को स्टैंटन ने लिखा था। क्लाइन बताता है कि ये मैसेज स्टैंटन ने तुम्हारे हॉस्पिटल में भर्ती होने के 5 घंटे बाद अपने बॉस को लिखा था। इस लेटर में उसने लिखा था कि मुझे टोक्यो में एक जॉब ऑफर हुई है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। इस टेलीग्राम मैसेज से पता लगता है कि स्टैंटन इसी शहर में रहता था और स्टैंटन ने ये लेटर और किसी के नहीं बल्कि तुम्हारे ऑफिस के इसी फैक्स मशीन से अपने बॉस को भेजा था। तुम्हें पता है कि एक्सीडेंट के सिर्फ 3 घंटे बाद ही तुम्हारी वाइफ को होश आ गया था। इसका मतलब शायद तुम्हारी ऑफिस की चाबी स्टैंटन को तुम्हारी वाइफ ने होश में आने के बाद दी थी। आगे क्लाइन बताता है कि मैंने जानने की कोशिश की कि इन 1 महीने के बीच यहाँ से जापान कौन गया था और मुझे पता चला कि इसमें स्टैंटन नाम नहीं था। इसका मतलब स्टैंटन इसी शहर में छिपा हुआ है और वो लेटर स्टैंटन ने ऐसा दिखाने के लिए लिखा था कि वो बाहरी देश में कहीं है ताकि कोई उसे ना ढूंढे। इतना कहकर क्लाइन कहता है कि डैन, उन लोगों ने तुम्हें एक बार मारने की कोशिश की है और अगर तुम्हें सब पता लग गया तो वो तुम्हें इस बार पक्का मार डालेंगे, इसलिए बचकर रहना। मूवी के अगले सीन में डैन अपने घर जाता है। यहाँ घर में कोई नहीं होता, पर तभी डैन को घर में एक कॉल आता है। जब डैन हेलो कहता है तभी सामने वाला आदमी कॉल काट देता है। आगे उस घर में डैन की वाइफ जूडी और उसकी सर्वेंट फ्रेडी आती हैं। फ्रेडी बताती है कि कोई स्टैंटन नाम का एक आदमी आपको कॉल कर रहा था। वो आदमी कह रहा था कि वो इस शहर में वापस आ गया है। तो ये सुनकर जूडी बहुत हड़बड़ाकर बाहर चली जाती है। वहीं डैन ये सब ऊपर से छिपकर देख रहा होता है। वो भी बाहर जाकर अपनी वाइफ का छिपते हुए पीछा करता है। यहाँ डैन की वाइफ एक खंडर के सामने अपनी गाड़ी पार्क करती है और उस खंडर के अंदर चली जाती है। वहीं डैन उसका पीछा करते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जूडी कहीं गायब हो जाती है। पर तभी डैन को यहाँ इस जगह एक फ्लैशबैक मेमोरी याद आती है, जिससे उसे पता लगता है कि वो यहाँ पहले भी कभी आया था। मूवी के अगले सीन में क्लाइन डैन को अपने ऑफिस में बुलाता है। क्लाइन के पास एक मशीन होती है जिसे पहले पुलिस वाले किसी का टेलीग्राम या फिर मैसेज सुनने के लिए यूज किया करते थे। यहाँ क्लाइन डैन को एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनाता है। ये मैसेज स्टैंटन ने डैन की वाइफ जूडी को भेजा था। इस टेलीग्राम मैसेज को एक टेलीग्राम कंपनी का एंकर जूडी को रीड करके सुनाता है कि कोई स्टैंटन नाम का एक आदमी आपसे माफी मांगना चाहता है। उसने लिखा है कि वो इतने दिनों से जूडी से किसी खास वजह से नहीं मिल पा रहा है, यहाँ तक कि वो उसे किसी कारण से कॉल भी नहीं कर सकता, लेकिन आज वो जूडी से मिलने वाला है। लोकेशन वो बाद में बताएगा। उस मैसेज में बस इतना ही लिखा होता है। आगे क्लाइन और डैन स्टैंटन के अगले मैसेज का वेट करते हैं और जब डैन अपने ऑफिस में होता है तभी उसे क्लाइन का कॉल आता है कि उसे स्टैंटन का अगला मैसेज मिल गया है। आगे डैन क्लाइन के पास जाता है और ये दोनों हकाडी नाम के एक होटल के पास जाकर स्टैंटन के आने का वेट करते हैं। असल में स्टैंटन ने जूडी को इसी जगह मिलने को बुलाया था और ये मैसेज इन दोनों ने भी मशीन के थ्रू सुन लिया था। क्लाइन डैन को स्टैंटन की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये सेम वही जगह है जहाँ पर पहले भी स्टैंटन तुम्हारी वाइफ से मिलने आया करता था। आगे उस जगह पर जूडी आती है और उसके ठीक थोड़ी देर बाद वहां पर उसी पुरानी गाड़ी से स्टैंटन भी आता है, लेकिन उसे पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए स्टैंटन वहां से भाग जाता है। वहीं क्लाइन और डैन उसका पीछा करते हैं, लेकिन स्टैंटन उन्हीं पर भारी पड़ जाता है और गन से उन दोनों की गाड़ी पर शूट करने लगता है, जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ से टकराकर ठुक जाती है और इससे क्लाइन का भारी नुकसान होता है। आगे डैन अपने घर में होता है और तभी डैन अपनी खिड़की से किसी गाड़ी को अपने घर की तरफ आता देखता है। ये वही गाड़ी होती है जिसके अंदर स्टैंटन था। आगे डैन को पता लग जाता है कि स्टैंटन उसे पहचान गया है और इसलिए वो उसे मारने आया है, तो इसलिए डैन अपनी गन निकाल लेता है और जब स्टैंटन उसके कमरे में आता है तभी डैन उसे गन पॉइंट में रखकर उसे अपनी शक्ल दिखाने को कहता है और जब वो आदमी यानी स्टैंटन अपनी शक्ल दिखाता है तो ये स्टैंटन नहीं बल्कि खुद डैन की वाइफ जूडी होती है जो स्टैंटन बनने का नाटक कर रही थी। ये देखकर डैन शॉक में रह जाता है और जूडी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो जूडी कहती है कि अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। असल में तुमने उस दिन पार्टी में लौटते वक्त ड्रिंक की हुई थी और तुम मुझे घर आकर मार रहे थे। हमारा रिलेशन पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इसलिए मेरा स्टैंटन नाम से एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, इसलिए मैं उस दिन तुमसे बचने के लिए स्टैंटन को आवाज लगा
रही थी और जब स्टैंटन वहां आया तो तुम्हारे हाथ में एक गन थी जिसे तुमने नशे के कारण गुस्से गुस्से में स्टैंटन पर चला दिया और फिर स्टैंटन मारा गया। इसके बाद हमने स्टैंटन की बॉडी एक खंडर के अंदर दफना दी, पर वहां से लौटने के बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया। आगे जूडी बताती है कि उस मर्डर को छिपाने के लिए उसने डैन के फैक्स मशीन से स्टैंटन के नाम पर नकली लेटर लिखा ताकि लोगों को ऐसा लगे कि स्टैंटन बाहर किसी देश में है। लेकिन फिर डैन ने पहले की तरह ही और एक बार फिर से क्लाइंट को हायर किया। क्लाइंट को पता लग गया कि स्टैंटन जापान नहीं गया था, तो इसलिए क्लाइंट कुछ दिनों में पता लगा लेता कि स्टैंटन मर चुका है। तो इसे छिपाने के लिए उसने स्टैंटन नाम से एक नकली टेलीग्राम मैसेज भी लिखा और जब क्लाइंट और डैन उस मैसेज के जरिए होटल में पहुंचे तो वहां पर जूडी पहले खुद की आइडेंटिटी से होटल गई और फिर स्टैंटन के जैसे कपड़े पहन कर गई, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि स्टैंटन जिंदा था। तो डैन कहता है कि पर तुमने जंगल में हम पर गोलियां क्यों चलाई? तो जूडी कहती है सिर्फ तुम्हें डराने के लिए, वरना क्लाइंट को शक हो जाता। पर अब भी क्लाइंट को काफी कुछ पता चल गया है, तो इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। ऐसा कहकर जूडी डैन को सारे कपड़े और पैसे पैक करके एक खंडर में मिलने को कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डैन को सैरा का कॉल आता है जो उसे कहती है कि जल्दी यहाँ आ जाओ, मुझे कुछ पता चला है, अगर तुम नहीं आए तो मैं ये बात पुलिस को बता दूंगी। तो फिर इसके बाद डैन सैरा के घर जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सैरा की लाश होती है जिसे देखकर डैन घबरा जाता है और तभी वहाँ पर क्लाइंट आता है। डैन क्लाइंट को समझाता है कि मुझे सैरा ने यहाँ कॉल करके बुलाया था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो क्लाइंट कहता है हाँ, मैंने तुम्हारी बात लैंडलाइन के थ्रू सुनी थी और मुझे ये भी पता है कि उसे किसने मारा है। डैन पूछता है किसने? क्लाइंट कहता है कि जब मैंने होटल के मालिक से पता किया कि उस रेड कलर की कार में कौन बैठा था तो उन्होंने मुझे बताया कि उस गाड़ी में जो बैठा था वो एक लेडी थी। पता करने पर मुझे पता चला कि वो जूडी थी। अब मैं गैस करता हूँ कि असल में तुमने और जूडी ने स्टैंटन को बहुत पहले ही मार कर उस खंडर में कहीं रख दिया था, पर जूडी ने इस बात को छिपाने के लिए ये सारा नाटक किया और फिर सैरा को भी मार दिया क्योंकि उसे स्टैंटन के बारे में काफी कुछ पता था। इतना बताकर क्लाइंट डैन से जूडी इस वक्त जहाँ छिपी हुई है उस जगह का लोकेशन मांगता है और बदले में पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है। तो डैन क्लाइंट को जूडी के पास ले जाने को तैयार हो जाता है। आगे ये दोनों उस खंडर के पास जाते हैं और यहाँ पर क्लाइंट सबूत के लिए स्टैंटन की बॉडी ढूंढने लगता है और तभी इन्हें यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर कोई बॉडी मिलती है, लेकिन ये बॉडी बिल्कुल डैन की तरह दिखती है। ये देखकर डैन हैरान रह जाता है और तभी क्लाइंट कहता है कि इसका मतलब जरूर तुम जैक स्टैंटन हो। तो ये सुनकर डैन बेहोश हो जाता है, लेकिन क्लाइंट उसे होश में लाते हुए कहता है कि याद करने की कोशिश करो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम कौन हो। तो डैन के याद करने के दौरान ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बताते हैं कि असल में डैन ही स्टैंटन था और वही जूडी का सीक्रेट लवर भी था। एक शाम पार्टी के दौरान स्टैंटन यानी डैन को जूडी का कॉल आता है जो काफी घबराई हुई होती है और अर्जेंटली स्टैंटन को उसके घर बुलाती है। जब स्टैंटन वहां जाता है तो यहाँ जूडी का पति यानी डैन जूडी को शराब की हालत में काफी बुरी तरह से पीट रहा होता है क्योंकि उसे जूडी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। डैन के गुस्से से बचने के लिए जूडी ड्रॉर से एक गन निकाल लेती है और वहीं डैन को शूट करके मार डालती है। यहाँ ये सब स्टैंटन देख लेता है। फिर ये दोनों डैन की लाश को एक खंडर में ठिकाने लगा देती हैं, लेकिन तभी वहां से लौटते वक्त स्टैंटन कहता है कि हमें पुलिस को ये सब सच बता देना चाहिए, वरना डैन एक बड़ा आदमी था, इसलिए उसके गायब होने का पता पुलिस वाले जल्दी ही लगा लेंगे और हमें पकड़ लेंगे। इससे अच्छा कि हम सरेंडर कर देते हैं। तो जूडी इस पर मना करती है, जिस वजह से इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट छिड़ जाती है और तभी इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। डैन के इतना याद करने के बाद ये फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है और क्लाइंट उसे और कुछ भी याद करने को कहता है, पर डैन को कुछ याद नहीं आता। लेकिन तभी डैन की वाइफ जूडी वहां क्लाइंट को देखकर उसके हाथ में शूट कर देती है और डैन से कहती है कि लगता है तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही पता लग गया है, अब तुम मेरे साथ चलो। आगे इन दोनों को गाड़ी में एक साथ जाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ जूडी डैन को बताती है कि जब तुम हॉस्पिटल में उठे थे तो तुम्हारा पूरा चेहरा बिगड़ा
हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि ये कौन है, तो मैंने उन्हें बताया कि तुम मेरे हस्बैंड यानी डैन हो। और इसके बाद मैंने उन्हें डैन की फ़ोटो दी, जिससे उन्होंने तुम्हारा चेहरा सर्जरी के बाद बिल्कुल डैन की तरह बना दिया। मुझे लगा कि हम दोनों इन सभी बातों को भुलाकर एक नई ज़िंदगी फिर से शुरू करेंगे। तो जूडी के इतना कहने के बाद दिखाते हैं कि क्लाइन अपने हेलीकॉप्टर से आकर जूडी से गाड़ी को रोकने को कहता है। वहीं डैन भी जूडी की गन हथियाकर उसे गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन जूडी कहती है कि मेरे पास इससे अच्छा प्लान है। यहाँ डैन समझ जाता है कि जूडी गाड़ी खाई में गिराने वाली है और इसलिए डैन गाड़ी से उतर जाता है और वहीं जूडी अकेली ही उस खाई में गिरकर मर जाती है। इसके बाद डैन जूडी की गाड़ी को देखता रह जाता है और फिर क्लाइन अपने हेलीकॉप्टर से डैन को वहां से लेकर चला जाता है, जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये सस्पेंस मूवी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की वर्ल्ड सिनेमा की बेस्ट मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें।